नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सप्त रंग कार्यक्रम की एक और नई श्रृंखला में। और आज मैं आप लोगों को ले चलूंगी मधुबनी। मधुबनी से आज हमारे साथ एक बेहतरीन साहित्यकार जुड़े हैं, जो पत्रकारिता की क्षेत्र से जिनका संबंध है, बहुत अच्छी गजल और गीत लिखते हैं। इसके अलावा जितना मैं आदरणीय प्रकाश मित्रवत जी को जानती हूँ, उनका जीवन सतत संघर्ष, सतत प्रयास और सफलता की एक बेजोड़ कहानी है। तो हमारे आज के मेहमान को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने इस मंच में। नमस्कार प्रकाश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। जी 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 जी, सादर प्रणाम पूजनीय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मैं आपके पटल पे आऊंगा। हालांकि मैं कोई ऐसा तो खास आदमी भी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो सम्मान है, उसको लेकर मैं हमेशा अभिभूत रहता हूं। और मुझे ये कहने में जरा सा भी हर्ज नहीं है कि यहाँ तक पहुंचाने में कहीं न कहीं आपकी भी उतनी ही मेहनत है और उतना ही प्यार है मेरे प्रति कि आज मैं इस पटल पे हूँ और आपके साथ हूँ। और बाकी सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत-बहुत प्रणाम है, जितने भी जुड़ेंगे या फिर जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत-बहुत प्रणाम। और आपको एक बार पुनः सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। प्रकाश जी, मैं आपका स्वागत तो कर ही रही हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि ये हमारे पटल का सौभाग्य है कि मैंने आपको कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपने सहर्ष आमंत्रण स्वीकार भी किया, क्योंकि मैंने आपके जीवन के कई पहलुओं को बहुत करीब से देखा है और एक कार्यक्रम के कारण मैं जान पाई। और एक उदाहरण जिसको हम कह सकते हैं आज की पीढ़ी के लिए, आप वो हैं। तो और मधुबनी क्षेत्र से आते हैं, बहुत खूबसूरत प्रयास कर रहे हैं। आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग करती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस पटल पर, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में सभी लोगों को, देश के अलग अलग भाग से जो लोग हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आपने आज एक पहल की है, वो एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे हो रहा है। तो क्यों न थोड़ा सा पहले चलते हैं आपके जो जीवन है, जो साहित्यिक यात्रा है, उसके बारे जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं साहित्यिक यात्रा की जहाँ तक बात है तो मुझे हिंदी साहित्य से शुरू से ही बहुत लगाव रहा। हालाँकि मैं ये भी साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं शुरुआत में पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, मुझे मन नहीं लगता था। लेकिन हिंदी साहित्य के प्रति मेरी शुरू से ही मेरी लगाव है। और जो उस टाइम के जब मैं बच्चा था, उस समय भी बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएँ आती थी, उपन्यास आते थे और बहुत अच्छे-अच्छे लेखक जो थे, उनकी किताबें मैं बराबर पढ़ता था। और यही कारण है, मुझे लगता है कि यही कारण है कि मैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो मैं अभी पहुँचा हूँ, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, इतना पहुँचा हूँ या इतना पहुँचा हूँ, जो भी सब आप लोगों की कृपा है। और इसमें यहाँ तक पहुँचाने में ख़ास करके मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो हमारे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और कहीं न कहीं एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक पहुँचाने में आपका जो हाथ है या अ, आपकी जो मेरे प्रति एक वो सम्मान कहें या फिर जिस जिस तरह से जो कह लें, तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा हाथ है और मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो यही है, एक बचपन से ही थोड़ा-सा साहित्य के प्रति मेरा लगाव रहा, जिसके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। प्रकाश जी, आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपके गीत गजल मैंने सुने हैं और मुझे क्या सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा कुछ भी हाथ नहीं है, ये सब आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है। और आज हम आपको सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले तो मैं उनका स्वागत कर देती हूँ। मनोज पाठक जी जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। और नरेंद्र कुमार अनुज
कह रहे हैं मेरा सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज जी कह रहे हैं कि यदि कभी मैथिली को भी पहाड़ी पट्टांगण में लाने की कृपा करिएगा। मनोज जी, हमारा पहाड़ी पट्टांगण अपना कुमाऊनी जो गीत या कविताएं हैं उन पर आधारित है, लेकिन ये नया जो कार्यक्रम है उसमें आपको मैथिली, जरूर मैथिली के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। तो पहले मैं यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। प्रकाश जी, आप मधुबनी क्षेत्र से आते हैं, तो थोड़ा मधुबनी के बारे में बताइए, क्योंकि हम मधुबनी केवल पेंटिंग ही जानते हैं। जी जी। देखिए, दरअसल मधुबनी, मिथिला और मैथिली, ये जो तीन बातें हैं वो बड़ी खास हैं। खास करके मधुबनी का नाम जो पड़ा, उसका जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो बताते हैं कि यहाँ के लोगों की वाणी बहुत मधुर होती है, और लोग कहते भी हैं कि मधुबनी के लोग, जो मिथिलांचल के लोग हैं, वो बड़ा मीठा बोलते हैं। अब मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, इन लोगों का कहना है। तो यहाँ यहाँ की जो बोली है, खासकर मैथिली, अगर आप कहीं, मुझे लगता है कि सर्च भी कीजिएगा तो आपको वहां पर पता चलेगा कि मैथिली बोली बड़ी ही मिठास भरी है। तो इसीलिए यहाँ मधुर वाणी को लेकर यहाँ का नाम पड़ा मधुबनी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आजकल के समय में मधुबनी अपने पेंटिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये आप लोग भी जानते होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे कि मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। तो अ, आपको बता दें कि मेरी बेटी भी मधुबनी पेंटिंग करती है। और अभी खास करके मिथिलांचल क्षेत्र में एक, हम लोगों के घर के पास ही एक गांव है, सौराठ, सौराठ करके गांव है। वहां पर मिथिला ललित कला मिथिला चित्रकला संस्थान करके एक संस्था खुला है बिहार सरकार की तरफ से, जहां पर मिथिला पेंटिंग भी सिखाई जाती है। और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं, और बहुत ही अच्छा है, जगह भी अच्छा है। अगर बाहर के लोग जो कोई हैं वो अगर मिथिला पेंटिंग सीखना चाहें तो यहाँ आके उसका कुछ एंट्रेंस देना पड़ता है, और एक सेमेस्टर में 30 स्टूडेंट का उसमें दाखिला होता है, नामांकन होता है। तो अगर कोई चाहे तो वहां आके सीख सकते हैं। वहां पर रहना, खाना, और मुझे लगता है कि शायद कुछ सरकार के तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं उसके लिए, तो वो सीख सकते हैं। तो एक मधुबनी पेंटिंग को लेकर भी मधुबनी की काफी अच्छी पहचान है। और दूसरी बात है कि मधुबनी में एक जगह है, आपको, हालांकि बहुत सारे ऐसी जगह है। एक जगह है जिसको कहा जाता है फुलहर स्थान। तो फुलहर स्थान जो है उसमें लोग कहते हैं कि जब राजा राम, भगवान राम जी जब स्वयंवर में जनकपुर आए थे, तो एकदम नेपाल जनकपुर के जस्ट सीमा पर पड़ता है वो फुलहर स्थान, जी। और उसको गिरजा स्थान भी कहा जाता है। तो रामचंद्र जी और माता सीता की पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी, उसी फुलवारी में हुई थी, जिसके कारण उसका नाम पड़ा फुलहर। तो वहां गिरजा माता का मंदिर भी है। और मुझे लगता है कि मधुबनी मुख्यालय से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर वो है, और सीधा उसमें बस से, ऑटो से, टैक्सी से, बाइक से आप जा सकते हैं आराम से। तो एक ये है। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि कुछ धार्मिक स्थल भी हैं। इस सब के कारण मधुबनी की पहचान बनी हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मधुबनी और विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल प्रकाश जी, ये तो एक तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। और वैसे भी पौराणिक हम कह सकते हैं, मिथिला हमारे पुराणों में, हमारे रामायण में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। चलिए, मैं आगे अपनी बातचीत लेके जाऊं, पहले मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे, आपकी अगर अपनी बोली में कोई कविता हो तो वो भी सुनने की
इच्छा रखती जी हूँ। तो जी हमारे जी साथ रेणुका जी आनंद जी 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 जुड़ी हुई है। स्वागत प्रकाश जी कह रही हैं। हमारे साथ डीसी त्रिपाठी जी जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है। मित्रवत जी का कह रहे हैं। संजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार संजीव जी। नंद किशोर जोशी जी जुड़े हैं, सादर अभिवादन आदरणीय। आशीष चौधरी जी जुड़े हुए हैं, जय जय हो, जय सिया राम कह रहे हैं। रेणुका आनंद जी कह रहे हैं एकदम सही उदाहरण तो आप ही हैं प्रकाश जी, बिल्कुल। और रंजना चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और नंद किशोर जोशी जी नमस्कार। रेणुका आनंद जी भी नमस्कार। स्नेहिल नमस्कार रेणुका जी। रेणुका जी आप कार्यक्रम देख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कभी हम भी आपको भी हम इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं, बहुत कुछ है आपके पास सीखने के लिए। नंद किशोर जोशी कह रहे हैं वाह, उत्तराखंड से गुजरात और फिर बिहार तक, क्या बात है जी। बिल्कुल, हम सब सारे देश को इस पटल पर लाने की इच्छा के साथ बढ़ रहे हैं। मनोज पाठक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर जानकारी प्रकाश जी। तो प्रकाश जी एक अपनी बोली में रचना सुना दीजिए, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी 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 पूजनीय, मैं जरूर सुना दे रहा हूँ। और इससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। अभी आपने जी जो नाम लिया है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सभी, रेणुका मैम है, संजीव कुमार सर हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ जितने भी लोग हैं। और एक बात मैं कहता हूँ, अभी आपने नाम लिया आशीष चौधरी और रंजना चौधरी जी का। जी। तो मैं आपको बता कि आशीष चौधरी जी जो हैं वो हमारे भतीजे हैं, और उनकी पत्नी है चौधरी जी। और जी रंजना जी। चौधरी जी जो है अभी मुंबई में रह रही है, और मिथिला पेंटिंग की यानी मधुबनी पेंटिंग की वो बड़े ही सिद्ध हस्त कलाकार। वाह। गवर्नमेंट ऑफ हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से उनका एक सेमिनार हुआ था और एक वर्कशॉप भी हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे वहाँ मुंबई में विद्यार्थियों, स्टूडेंट को उन्होंने मिथिला पेंटिंग सिखाने का काम किया था। तो ये मैं आपको बताया। और चलिए, आपने कहा है तो एक, हालांकि लोग हो सकता है मुझ पर गुस्सा भी करें, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैथिल होते हुए भी मैं ज्यादातर रचना हिंदी में ही करता हूँ। लेकिन एक रचना फिलहाल एक रचना मेरे पास है फिलहाल मैथिली का, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो मतलब है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूं। जी तो ये रचना मैं प्रस्तुत करता हूं जी, देखिएगा इस रचना का क्या भाव है, ये आप लोगों पर छोड़ता हूं, देखिएगा। कहा है कि पात केरा के जहिना हेरायल बुझू, पात केरा के जहिना हेरायल बुझू, आब गामे गाम भोजो नेरायल बुझू। इसका इसका अर्थ ये होता है कि गांव, हम लोगों के गांव के तरफ जो भोज होता है, जो ग्रामीण जी। भोज जो होता है ना, तो उनमें लोगों को ना केला जो होता है, केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि वो पत्ता समझिए कि अब खत्म हो चुका है। लोग वही जो मार्केट में जो पत्ता वगैरह मिलता है, उस पर वहां लोगों को भोजन कराया जाता है। तो हेरायल बुझू का मतलब ये हो गया कि अब केला का पत्ता गायब हो गया हो गया। गांव से भी। जी जी, तो हेरा, अब गामे गाम भोजो निरायल बुझू। लेकिन अब गांव गांव में इतना भोज हो रहा है, लोग इतने भोज कर रहे हैं, भगवान की कृपा से किसी के पास कमी नहीं है, कि बहुत भोज में बहुत बर्बादी होती है। तो निरायल बुझू का मतलब होता है, निरायल का मतलब होता है बर्बादी, निरायल बुझू। तो ये पहली लाइन का मतलब था। और दूसरा देखिए कि गाम लोकक बिना आब सुनने पड़ल, यानी लोगों के बिना गांव जो है ना अब एकदम सूना पड़ गया है। अब गांव में जी। बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो गाम लोकक बिना आब सुनने पड़ल, लोक शहरे में छथ ओझरायल बुझू। यानी कि अब लोग जो शहर आ गए हैं, अब शहर में ही उलझे हुए हैं। तो लोग शहरे में ओझरायल बुझू। तो एक ये है। और देखिए होता क्या है कि जो गांव के जो लोग हैं वो बड़े ओहदे पर जब पहुंच जाते हैं, और वो अगर गांव आते हैं और वो ओहदा वाला ठसक अगर उनमें रहता ही है, तो गांव वाले उनको फिर उतनी इज्जत नहीं देते हैं।
उनका ये कहना जी है कि भाई आप गांव आए हैं तो आप हमारे चाचा हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भैया हैं, तो उनके साथ उस तरह का व्यवहार आपको करना चाहिए। आप जहां ओहदे पर हैं, जहां हाकिम हैं, वहां आप अपना जैसे हैं ठीक है। तो इसी पर ये कहा गया है कि हम हाकिम छी बाहर मुदा गांव में, माने हम हाकिम जो है वो बाहर हैं, अपने जगह पर हैं, लेकिन गांव में सब इज्जत प्रतिष्ठा धोयायल बुझो। लेकिन गांव आके अगर आप वो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हाकिम हैं, तो गांव में आपकी फिर कोई इज्जत नहीं रहती। तो इसीलिए कहा है कि हम हाकिम छी बाहर मुदा गांव में, सब इज्जत प्रतिष्ठा धोयायल बुझू। और आज का जो चल रहा है, जो एक समय चल रहा है, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि छैन बेटा पुतहुआ जिनक लौग में, लौग माने नजदीक, लौग माने हाँ नजदीक, यानी कि जिनके बेटे और बहू जिनके पास में हैं, काज सबटा छन हुनकर संभारल बुझू। यानी उनके जितने सारे कार्य हैं वो बहुत संभले हुए हैं। जिनके बेटा और बहू जिनके नजदीक हैं, उनके सारे काम बहुत ही संभल के हो रहा है। लेकिन इसका अंतिम लाइन में कह रहा हूं, लेकिन छैथ बेटा पुतौहक जे घरे बैसल, जो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बेटे और बहू जिनके साथ हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा से चल रहा है। लेकिन जो बेटे और बहू के साथ हैं, आप मेरा कहने का मतलब समझ रही समझ। होंगी, हाँ जो बेटे और जी जो बेटे और बहू के साथ हैं, वो ही दंपत के जिंदगी छिछियायल बुझो। यानी कि वो जो माता पिता हैं, उनका जीवन जो है वो नर्क से भी बदतर है आजकल के समय में। तो मैंने ये कहने की कोशिश की है। तो यही मेरी रचना थी कि पात केरा के जहिना हेरायल बुझू, आब गामे गाम भोजो निरायल बुझू, गाम लोकक बिना आब सुनने पड़ल, लोक शहरे में अछि ओझरायल बुझू, हम हाकिम छी बाहर मुदा गाम में, सब इज्जत प्रतिष्ठा धोआयल बुझू, छैन बेटा पुतहुआ जिनक लग में, काज सबटा छन हुनकर सम्हारल बुझू, छैथ बेटा पुतौहक जे घरे बैसल, ओही दंपत के जिंदगी छिछियायल बुझू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत 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 धन्यवाद। शानदार प्रकाश जी, बहुत शानदार। और जब आप ये कविता पढ़ रहे थे, आप ये अपनी बोली में पढ़ रहे थे, लेकिन ये कविता मुझे कहीं न कहीं हमारे पहाड़ की जो स्थिति है उसको दिखा रही थी। और लगभग सभी गांव में, सभी जगहों पर एक ही स्थिति है। हमारे यहाँ भी यही स्थिति है जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं। और जो दूसरी जी बात जी है, मैं उसको किस तरह से अपने यहाँ से कनेक्ट कर रही थी, जैसे आपने बताया कि जो बेटा बहू अपने माता पिता के साथ है, वहां तो स्थिति अच्छी है, लेकिन जो माता पिता बेटे बहू के पास आ गए वहां स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो जी शहरों में आ गए हैं, जी उनको आदत नहीं है। जी जी बहुत ही सजीव, सटीक, सार्थक रचना आपकी है। और मुझे लगता है पूरे लोगों को, गांव से जुड़े हुए लोगों को ये जोड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं प्रतिक्रिया भी लेती ठीक रहती हूँ। पूजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका ठीक। प्रकाश जी, गुड इवनिंग, वाह वाह कह रही है पूजा जी। और कह रही है आपकी गजलें कमाल की होती हैं। जी पूजा जी, हम अभी गजल भी सुनेंगे। और रेणु आशीष चौधरी जी कह रहे हैं अति सुंदर, बहुत खूब कह रही है पूजा जी, बिल्कुल सच्चाई है। रेणुका जी कह रही है बहुत ही सटीक सार्थक सृजन। संजीव जी कह रहे हैं क्या बात है, बहुत बढ़िया चित्रण। रेणुका जी कह रही हैं बहुत सही कहा। पूजा जी कह रहे हैं क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। संजीव जी कह रहे हैं बहुत ही शानदार ढंग से समझाया आपने प्रकाश जी, कमाल लिखा है। और पूजा जी कह रही हैं हाँ रिचा जी, हर जगह यही हाल है, बिल्कुल। और आशीष जी कह रहे हैं अति सुंदर। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और ये प्रतिक्रिया ही हम लोग का मनोबल बढ़ाती है। तो कार्यक्रम को मैं थोड़ा आगे ले जी जाती हूँ। और एक प्रश्न मेरे मन में उठा है प्रकाश जी, आपने भोज की बात की थी, तो थोड़ा सा जो मधुबनी में भोज है और जैसे शादी ब्याह में जिस तरह से
भोज कराया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। जी, 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 जी मैम, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया मैम। असल में हम लोगों की तरफ शादी किसी भी जो भी फंक्शन होता है, शादी हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, तो भोज का जो आजकल जो है ना ट्रेंड बहुत ही मतलब उसको क्या कहा जाए, ब्रॉड कहा जाए, बहुत ही मास लेवल पे होता है, पहले भी होता था। और यहाँ पर भोजन का जो विन्यास होता है, वो चाहे आप बाराती के लिए करें या मान लीजिए किसी के बेटे का जनेऊ है या किसी के बेटे का मुंडन है, तो उसमें जो भोज होता है उसमें विन्यास जो होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा या कहीं पढ़ा भी होगा कि मिथिलांचल में खास करके किसी भी कार्यक्रम में भोजन का जो आयोजन होता है वो बड़े ही मतलब विन्यास के तौर पर होता है, बहुत सारे आइटम उसमें बनाए जाते हैं, बहुत सारे आइटम। अच्छा, और उसमें होता क्या है खास करके, एक एक हम लोगों की तरफ कहा जाता है तिलकोर। तिलकोर एक तरह का पत्ता होता है, जी। उसका बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ, हालांकि तिलकोर जो है वो दामाद के लिए स्पेशली बनाया जाता है। दामाद के लिए या फिर अगर आपके घर में कोई अतिथि, 2-4 अतिथि, 5 अतिथि अगर आ जाते हैं, तो तिलकोर का पत्ता का तरुआ, जिसको शायद आप लोग पकौड़ा बोलते हैं, जो भी बनता है, तो जी। हम लोगों की तरफ उधर तरुआ बोला जाता है। तो तिलकोर का तरुआ जो है वो एक तो खाने में इतना टेस्टी होता है, और दूसरी बात है कि मतलब स्वास्थ्य के दृष्टि से भी तिलकोर बहुत ही अच्छा माना जाता है। खास करके शुगर के पेशेंट के लिए तिलकोर बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज जो है, अब मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। चावल दाल तो जो है वो तो एक अपना है ही। आप लोग कहा जाता है इधर मैथिली में बौर, बौर, बड़ी, बड़ी जिसको आप लोग कढ़ी बोलते हैं। तो अब जी। बौर क्या होता है, जो वो उड़द जो होता है, उड़द, उड़द का जो बेसन होता है, जिसको आटा भी कह दे, लेकिन आटा नहीं, उसको बेसन ही कहा जाए, उस बेसन का बनाया जाता है। और जब दामाद घर पे आते हैं या नई नई शादी होती है, तो इधर जो रहते हैं दामाद जो रहते हैं, तो उनको इतना बड़ा बड़ा, मतलब समझिए कि थाली जो एक होता है उस साइज का वो बनता है और उनके आगे में रखा जाता है। और मतलब आलू का तरुआ, बैगन का तरुआ, कद्दू का तरुआ, जिसको हम लोग की तरफ कद्दू को सजमन बोला जाता है। आप लोग कद्दू बोलती जी। होंगी, हम लोग सजमन बोलते हैं। न- मतलब समझिए ना कि 10-11 प्रकार के तो तरुआ होते हैं। इसके बाद फिर 10-11 प्रकार की सब्जी, जिसमें कि भुजिया, आलू का, परवल का, माने जो जो जिस तरह का होता है उतर। अच्छा, हम लोगों की तरफ दामाद को साग नहीं दिया जाता है। वो अच्छा। खाने का जो होता है उस, हाँ, दामाद को साग नहीं दिया जाता है। साग और करेला का सब्जी, ये दामाद के लिए वर्जित है, क्योंकि उनको एक अलग सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है, और तो इसलिए उनमें हाँ, उनके लिए वो चीज मनाई है। अच्छा, अब ये तो हो गया दामाद के लिए। दूसरी बात, जब भोज की बात आपने की, तो उसमें जितने भी आइटम होते हैं वो तो हैं ही। शादी में अगर आप बाराती गए, तो निश्चित रूप से आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे भोजन करने में। अब आप अरे, सोच सकती हैं कि क्या आइटम रहता है और किस तरह से खिलाया जाता है। क्या बात। 3 घंटे कम से कम। वो तो अब वो तो अब हो गया, पहले के समय में हम लोगों को भी याद है। हम लोग जब जिस टाइम, पुराने टाइम में जब हम किसी बारात में जाते थे, तो वहां पर 2 दिन रुकते थे, बाराती 2 दिन अच्छा। रुकती थी। और वो दोनों दोनों दिन जो उसका स्वागत होता था, वो मतलब उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक लगता था खाने में। अब आप कहेंगी क्या भाई इतना समय क्यों लगता था? तो जी। इसका कारण ये था कि आप अभी भी, मैं अभी की भी बात कर रहा हूँ, अभी भी जो है
एक आदमी कम से कम 100 रसगुल्ले खाते हैं अभी भी। क्या बात है। तो हाँ, तो अब आप समझ, अच्छा, और अगर आम का मौसम है, जैसे कि अभी आम का मौसम है, तो जी रसगुल्ला से जब पेट भर गया कि नहीं भाई अब तो रसगुल्ला नहीं खाना है, तो चलिए अब आम चलेगा बारातियों के लिए। तो आम जो है 15-15-20 बड़ा बड़ा आम, मालदा कहा जाता है हम लोगों की तरफ, मालदा आम बहुत बड़ा बड़ा होता है। वो 15 पीस 20 पीस आम लोग रसगुल्ला खाने के बाद खाते हैं। और रसगुल्ला से पहले जो चावल दाल पुलाव पूरी सब्जी फला चिला वो सब तो जो खाया वो खाया। अभी भी ऐसे लोग हैं। और झूठ में क्यों कहूं, लगभग 25-30 रसगुल्ले तो मैं भी खा जाता हूं। पहले इससे ज्यादा खाता था, लेकिन अभी भी 25-30 रसगुल्ले मैं भी खा जाता हूँ। अच्छा, एक एक किस्सा, ये भोज की जो आपने बात कही है, तो एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा और सच सच की कहानी है ये। हम लोग एक बाराती गए थे, तो हमारे मामा जी हैं, मामा जी के एक साले थे, वो भी थे बाराती में। और वो मतलब लोग ये समझते हैं कि नहीं वो खाने में बड़े ही मशहूर हैं। तो सब लोग खा खा रहे हैं बीच में, लेकिन खाते खाते जब सब अब ये हो गया कि नहीं वो हम लोगों को नहीं खाना है, तो फिर उनके पास आया वो जो अच्छा जो खाना परोसता है, उसको हम लोगों के तरफ कहा जाता है बारिक। बारिक, बारीको, बारीक। बारिक। हाँ, तो हाँ, बारिक। तो वो आया और एकदम रसगुल्ला खा के वो भी कह के नहीं भाई अब नहीं खाना है। तो इसके बाद आम आया वहां पर, जी। तो उन्होंने 4-5 आम खाए, उसके बाद 4-5 आम भी खाए। तब उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे नहीं खाना है। तब वो बारीक उनको बोलता है कि एक आम अगर खाइएगा तो आपको 10 रुपए देंगे। तो इस पर, हाँ, इस पर उन्होंने 10 आम खाए फिर। और जब 10 आम खा लिए तो उन्होंने कहा अब मुझे नहीं खाना है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर आप एक आम खाइएगा तो आपको 25 रुपया देंगे। तो उन्होंने फिर 10 आम खाए। मतलब ऐसे करते करते ऐसे 50 रुपए पर जब चले गए, तब फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे नहीं खाना भाई, यहाँ से घर भी जाना है। ऐसा थोड़ी है कि खाना खा के यहीं पे सब हम उगल दें, ऐसा थोड़ी ही है। तो मतलब इस तरह से होता है, और बड़े ही प्रेम से खिलाया जाता है आपको, जमीन पे बिठा के और खुद परोसते हुए आपको आएंगे। और आप मतलब आपका पत्ता खाली हो नहीं सकता है। इस तरह से हम लोगों के तरफ खिलाया जाता है कि ये उनका पत्ता खाली है, अरे ये कैसे बांट रहे हो तुम लोग, कैसे परोस रहे हो कि उनका पत्ता खाली हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माने इस तरह की बातें होती है और बहुत ही प्रेम से खिलाया जाता है। और लोग एंजॉय भी करते हैं, इसमें एंजॉय भी करते हैं। तो नहीं, ये बहुत बढ़िया। है वहाँ का। बहुत बढ़िया बात बताई प्रकाश जी 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 आपने। जी और आपकी बात सुनकर जी मेरे दिमाग जी। में एक जो विचार आया था वो ये था कि अगर बहू लानी है तो मिथिला से या मधुबनी से लानी चाहिए, लेकिन अगर बेटी ब्याहनी है तो बहुत सोच समझ के हम लोगों को ब्याहना जानते चाहिए। जानते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही। जानते हैं क्या होता है कि हम लोगों की तरफ, हालांकि इसको मैं बड़े ही सम्मान के साथ कहता हूँ, मतलब कोई मैं आलोचना नहीं कर रहा। हम लोगों की तरफ क्या है कि मधुबनी मधुबनी और दरभंगा, ये जो है ये मिथिलांचल क्षेत्र जो है, तो इसको हृदय स्थली कहा जाता है, मिथिलांचल का हृदय जी स्थली जी कहा जाता है। तो जी जी। अच्छा, और बीच में आपको क्या है कि पश्चिम के तरफ, माने हम मधुबनी के पश्चिम जो है सीतामढ़ी जगह जी पड़ता है, आप जानती होंगी हाँ जी, सीतामढ़ी हाँ का जी नाम। जी जहां जी पर जी जी। हाँ पूरा पुनौरा धाम है वहां पर, जी, सीता माता का वो जन्म स्थली है। तो वहां, तो पश्चिम हो गया सीतामढ़ी। इधर आप मधुबनी के दक्षिण चले जाइए, यानी कि समस्तीपुर के बाद पड़ता है बेगूसराय मुजफ्फरपुर, ये सब इस तरह से पड़ता है। तो पश्चिम के लोग और दक्षिण के लोग, इन लोगों का रहन सहन ना कुछ मिथिलांचल से अलग हो जाता है। तो ये जी लोग ना मतलब पूरा कोशिश करते हैं कि हम जो अपने बेटे का विवाह करें तो हमारे बेटे का विवाह
मिथिला में हो जाए, यानी मधुबनी दरभंगा की जो लड़कियां हैं तो उन लड़की से हो, जिससे कि हम मतलब जो बात व्यवहार रहन सहन है, बोली बानी है, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वह इस सब बातों को लेकर वो लोग चाहते हैं। और इधर क्या होता है कि जो मतलब जो गरीब घर के जो हैं होते हैं, जिनकी लड़की जो गरीबी में है तो वो लोग उधर से फिर लड़का मतलब दूल्हा खोजते हैं। तो वो लोग ना बड़े खुश होते हैं कि नहीं, इधर की लड़की हमको मिल रही है तो चलो इधर ही शादी किया जाए। तो इस सब तरह की बातें हैं। लोग चाहते हैं कि मिथिलांचल की लड़की हमारे घर में आए, ऐसी बात तो है। जी जी मैं इसको जी, वो मानता हूँ मेरे इस भी बात को। विचार जी, आया जी, था, जी। और आपसे आज बात करके बहुत कुछ हमें नया पता चल रहा है। मैं थोड़ी प्रतिक्रिया लेती हूँ, तब तक आप अपनी एक गजल जी, तैयार कर लीजिए। हमारे साथ जी, मनोज जी, जी। पाठक जी जुड़े, कह रहे हैं प्रकाश जी ये स्थिति हमारे गांव की भी है। बिल्कुल मनोज जी, वही बात मैं कह रही थी। दीप चंद्र त्रिपाठी निर्मल जी कह रहे हैं रचना यथार्थ परक विचारों को प्रस्तुत करती। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं गजब रचना सर। रंजना चौधरी जी कह रही है बहुत सुंदर। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं भात दाल तिलकोर के तरुआ बहुत अच्छा होता है। और नंदा वल्लभ जी कह रहे हैं लाजवाब, वेरी नाइस। कैलाश सिंह जी कह रहे हैं वाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो लोग होता ही है। हम लोगों ने अनेकता में एकता खोजने की ये एक कोशिश की है, दानपुर हो या मधुबनी। जी बिल्कुल। जी। कुलदीप शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम कह रहे हैं। रेणुका जी कह रही है बिहार के सभी इलाके में ये व्यंजन रहता है अलग अलग नाम से। पूजा जी कह रही है मुझे मिथिला की एक शादी में अब आना ही पड़ेगा बिन बुलाए भी। बिल्कुल पूजा जी, हम इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश जी हम लोगों को सभी को न्योता देने वाले एक हैं। कुलदीप एक शुक्ला जी कह रहे हैं सुंदर व रोचक एकदम जानकारी। स्वागत, 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 स्वागत। पूजा जी। जी कह रही है हे भगवान कितने तब इतने दुबले हैं प्रकाश जी। संजीव जी कह रहे हैं हमने तो रसगुल्ले खाने छोड़ दिए। आप एक बार संजीव जी प्रकाश जी के यहाँ होके आइए, बिल्कुल आप रसगुल्ले खाने पे शुरू कर देंगे। नवीन नोमी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर और रोचक वार्ता, धन्यवाद। रेणुका जी कह रहे हैं मैं तो भोज के बाद की स्थिति परिस्थिति के बारे में कल्पना कर रही हूँ। जी रेणुका जी। पीएस यादव जी कह रहे हैं सुपर। पूजा जी कह रही है अद्भुत जानकारी। जी आज कार्यक्रम के माध्यम से यही हमारा प्रयास है, आप लोगों को अलग अलग जगहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम दे पाए, और वहाँ के जो गीत संगीत या लोक संस्कृति है उसके बारे में थोड़ा बहुत बातें भी हो जाए। अमित दास जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, धन्यवाद। और इंतजार रहेगा प्रकाश जी कह रही है पूजा जी। तो प्रकाश जी आपकी एक गजल सुन लेते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक गज़ल सुनाने से पहले, जब आपने भोज की बात की थी तो उसका एक कहावत यहाँ पर है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसका फिर मतलब भी समझा देता हूँ, उसके बाद एक जी गज़ल आप लोगों को जी सुनाता हूँ। इधर एक जी कहावत है भोजन को लेकर कि आदि घी ने अंत दही, ऐ भोजन के गिरब कही। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भोजन में अगर शुरुआत में घी ना हो और अंत में दही ना हो तो ये भोजन भोजन नहीं है। इसको मतलब ये है कि बेमन से खाना इसको कहते हैं। तो आदि क्या बात घी है। ने अंत दही, ऐ ऐ भोजन के गिरब कही। गिरब गिरब मतलब वही माने बेमन से खाना। तो जी ये है। तो इधर है क्या कि शुरू में जब आप खाना परोसते हैं तो शुरुआत में आपको घी मिलेगा ही, और जब भोजन का अंत होता है तो वो दही से अंत होता है भोजन का। जी सबसे अंत में आपको दही मिलेगा खाने के लिए। जी बिजली चली गई मैम। मैम जस्ट एक सेकेंड, मैं थोड़ा बिजली चली गई है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, आप एक सेकेंड जी जी बस जी जी बस एक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तब तक प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ। हमारे साथ आशीष चौधरी जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं स्वागत है सभी का मेरे मिथिला में। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। पूनम मल्होत्रा जी जुड़ गई, मैं अभी आई, स्वागत है पूनम जी। दीपचंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं भोजन भट्टों की जानकारी अच्छी लगी। पूजा जी कह रही है बिल्कुल सुनाइए। रेणुका आ जी गई कह थी रही है जी। मिथिला जी जी मिथिला जी। की अपनी एक समृद्ध संस्कृति है,
सही कहा कह रही हैं रेणुका जी। जी रेणुका जी, तो आप प्रकाश जी से एक गजल सुन लेते हैं, फिर बातचीत को हम आगे जी बढ़ाएंगे। स्वागत है प्रकाश। जी। तो मैम, तरन्नुम में सुनाता हूँ एक गजल। क्या तरन्नुम में या तहत में, जो आप एक जी, एक हम गजल सुनना तरन्नुम में चाहेंगे। सुनाता हूँ, देखिए। जी। जी जी। कुछ यूं कहा है, देखिए कि अपनी मिट्टी से भी जुड़ना सवाब होता है, अपनी मिट्टी से भी जुड़ना सवाब होता है, कम ही लोगों का मगर ऐसा ख्वाब होता है, कम ही लोगों का मगर ऐसा ख्वाब होता है। और ये शेर कि जो बेहिसाब यहाँ करते हैं मोहब्बत भी, जो बेहिसाब यहाँ करते हैं मोहब्बत भी, हिसाब उनका यहाँ बेहिसाब होता है, हिसाब उनका यहाँ बेहिसाब होता है। और ये शेर अगर आप लोगों के दिल को छुए तो आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि जो निगहबान हो फूलों का और कलियों का, जो निगहबान हो फूलों का और कलियों का, वो भाई अपने बहन का गुलाब होता है, वो भाई अपने बहन का गुलाब होता है। और ये शेर कि सवाल करके कभी जिंदगी से देखिए तो, सवाल करके कभी जिंदगी से देखिए तो, जवाब उसका कितना लाजवाब होता है, जवाब उसका कितना लाजवाब होता है। और अंतिम शेर कि अब मोहब्बत वफा व इश्क की न बात करें, अब मोहब्बत वफा व इश्क की न बात करें, ऐसे अल्फाज से अब दिल खराब होता है, ऐसे अल्फाज से अब दिल खराब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजने, बहुत बहुत आभार। लाजवाब लाजवाब प्रकाश जी, हर एक शेर कमाल का आपने लिखा है। वैसे तो आपकी गजल कमाल की होती ही है, और जब आप तरन्नुम में गाते हैं तो वो और भी उसमें चार चांद लग जाते हैं। बेहतरीन गजल आपने बहुत सुनाई। बहुत धन्यवाद। और जो मैं प्रतिक्रिया भी देख रही थी, हमारे दर्शक बहुत ही पसंद कर रहे थे आपकी गजल को। पूनम जी कह रही है स्वागत भाई। और हमारे साथ कह रही है पूनम जी, ये धुन मेरी फेवरेट है। संजीव जी भी कह रहे हैं जी जी स्वागत, जी वाह जी वाह क्या मतला है। अब जिन लोगों को पता है शेर में मतला और गजल का मतला और शेर, वो समझ रहे होंगे। जी संजीव जी जी कह रहे हैं आहा, जी जी वाह वाह प्रकाश जी। रेणुका जी कह रही है बहुत सुंदर। पूनम जी कह रही है वाह क्या बात है। चंदना चौधरी जी कह रही बहुत सुंदर। पूनम जी ने एक बहुत ही सुंदर सा इमोजी भेजा है। मनोज कामदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है।
अरे और वाह! पूनम सर को मल्होत्रा बहुत जी कह बहुत रही है प्रणाम है। आहा। रंजना जी जी चौधरी जी, जी कह बहुत रही है बहुत अति धन्यवाद। सुंदर। संजीव जी कह रहे हैं जबरदस्त गजल हुई मित्र। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं क्या आवाज है सर। पूनम जी कह रही हैं शानदार। सच्चिदानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रकाश मित्र जी ने मिथिला के खास चलन की अच्छी जानकारी दी। स्वागत है सच्चिदानंद जी। पंडित नारायण पाठक जी जुड़ गए। वाह वाह अति सुंदर गजल कह रहे हैं। मनोज जी कह रहे हैं वाह ग्रेट। पूजा जी कह रहे हैं बेहतरीन गजब। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं लाजवाब भाई। और मनोज जी कह रहे हैं वाकई लाजवाब। पूजा जी कह रही है हर शेर लाजवाब। अमीर दास जी कह रहे हैं वाह मित्र जी बहुत सुंदर गजल कही आपने। आदरणीय ऋचा जी लगता है आपने अतीत में लौट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। जी अतीत में तो नहीं अमीर दास जी लेकिन हाँ एक नई कोशिश है। आप सभी लोग जो जी मुझसे जी इतने सालों से जुड़े हुए हैं उनका सुझाव उनका प्रयास और मैं आज फिर कुछ कोशिश कर रही हूँ सबसे जोड़ने की सबको जो से जुड़ने की और जोड़ने की। आशा करती हूँ सहयोग मिलेगा। और रेणुका जी कह रही हैं कि शानदार गजल। नवीन लोग जी कह रहे वाह बहुत सुंदर। वसीम बरेलीवी जी के अंदाज में प्रस्तुति। विपिन कपटवाल जी कह रहे हैं अति सुंदर। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं हमारे सर दिल से भी अच्छे हैं जी। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं मैम प्रकाश जी से एक बार सुनिए जी। मैं अभी पढ़ती हूँ जी। आशीष जी राष्ट्र जी जरूर। और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि प्रकाश जी बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाते हैं लेकिन आज हम लोग बांसुरी नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन फिर कभी कार्यक्रम में बांसुरी भी हम प्रकाश जी से जी जी सुनेंगे। जी प्रकाश जी तो हम कार्यक्रम का सिलसिला आगे को बढ़ाते हैं। जी जैसे मधुबनी पेंटिंग की हम बात कर रहे थे और आपकी बेटी मैं जानती हूँ बहुत खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग बनाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। और मधुबनी पेंटिंग की जब बात आती है तो उसमें जो रंग होते हैं या उसकी कोई खास विशेषता होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। जी 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 मैम। दरअसल होता क्या मधुबनी पेंटिंग के जो हैं वो मतलब उसके बहुत आयाम हैं, बहुत उसके आयाम हैं। और मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, शायद ही कुछ ऐसा विषय हो जिस पर मधुबनी पेंटिंग न बनाई गई हो। और आपको अगर नहीं, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हाल ही में एक जो दुखद घटना हुई थी वो एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ था, तो जी जी मधुबनी के एक जी कलाकार ने उस पे भी उस पे भी मधुबनी पेंटिंग उसने बनाई थी और इतनी शानदार पेंटिंग थी कि मैं क्या बताऊं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि भगवान राम और सीता का विवाह का दृश्य, फिर से जैसे कृष्ण और राधा का जो होता है, जैसे उनका जो चित्र होता है गोपियों के साथ मिथिला जी पेंटिंग। इसके बाद से सबसे यहाँ पर है क्या कि आपको पूजनीय ध्यान होगा, पहले के समय में जो लोगों का कच्चा घर रहता था या ईंट का घर हाँ रहता भी था, तो उस टाइम क्या होता था कि जब बेटे की शादी होती थी या फिर बेटी की शादी होती थी, तो जी उसका एक स्पेशल कमरा रहता है, जिसमें यह है कि जब बेटा जब दूल्हा बन के शादी के लिए जाएगा, अ, और बेटी जो की जो शादी होगी तो दूल्हा जो आएगा, तो वो एक स्पेशल कैमरा या विशेष कमरा कहिए या विशेष कमरा, रूम, जिसको कोहबर कहा जाता है मिथिला में। वो वर और वधू के लिए वो कमरा होता है, किसी घर का एक ऐसा कमरा जो उसको कोहबर कहा जाता है। तो उसमें पहले के समय में क्या होता था कि लोग चित्रकार जो होते थे उससे घर में वो बनवाते थे,
कुछ दूर घर के एक दीवाल पर ना थोड़ा सा, जैसे दीवाल है तो थोड़ा स्क्वायर में ऐसे करके कुछ फूल पत्ती, केला का पत्ता, कछुआ, ये सब जो है शुभ का जो प्रतीक चिन्ह होता है, जी ये सब बनाया जाता था। तो आज के समय में क्या हो गया है कि अब सब जिनके घर हैं सबके प्लास्टर हो गए हैं, या वो एक, तो वो पेंटिंग नहीं बनवा के ना, दीवार पर पेंटिंग नहीं बनवा के वो क्या करते हैं, जो मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार हैं उनसे वो कोहबर बनाते हैं, वो पेपर पर। तो जी वो कोहबर में जो आप देखिएगा, मैं हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, आपको शायद मेरे पास होगा या नहीं अभी, अभी नहीं है। मैं कभी आपको मैं उसका फोटो भेज दूंगा। अभी हालांकि दर्शक देख पाते, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। तो उसमें क्या होता है ना कि वो कोहबर जो बनता है तो एक पेपर पर, तो उसमें सिर्फ लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ, अच्छा क्योंकि वो शुभ का प्रतीक है, तो उसमें केवल जी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और उसमें ना केला का पत्ता, केला का पेड़ रहता है, इसके बीच में ना उसको कहा जाता है, मैथिली में कहा जाता है पुरैन। पुरैन, अब पुरैन का असली मतलब क्या होता है ये तो मुझे अभी नहीं पता है, ध्यान नहीं है। लेकिन वो बीच में वो रहता है, उसके चारों तरफ ना वर वधू का फोटो, माने पेंटिंग से ही, वर वधू का जी पेंटिंग जी से जी ही बनाया जाता है। हाँ, फिर ऊपर में जो है सूर्य भगवान, एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ कछुआ, तो इस सब को मिलाकर वो पेंटिंग बनाई जाती है। तो उसको क्या करते हैं कि लोग दीवार पर चिपका देते हैं, जब बाद में फिर उसको अपना उखाड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जिससे कि दीवार की भी मतलब उसके खूबसूरती पर भी कोई असर ना पड़े। तो एक ये होता है। तो कोहबर का जी ना बहुत ज्यादा महत्व है। मिथिला में शादी के समय जो कोहबर बनता है, जब लड़की जब गौना करके आती है, आप लोग अगर गौना समझ, हम लोगों के तरफ उसको कहा जाता है, लड़की जब अपने घर से विदा होकर आती है तो उसको कहा जाता है दुरागमन। जी माने जी दुरागमन मतलब द्वार पर आगमन, माने द्वार पर आगमन, जिसको अपभ्रंश में उसको दुरागमन कहा गया। तो जी ये होता है, तो वो वर और वधू फिर उसी कोहबर में अपना रहते हैं। हम लोगों के तरफ एक सबसे बड़ी बात क्या होती है खास करके, कि अगर आप किसी को मतलब मिथिला पेंटिंग आप किसी को भेंट देते हैं, तो उसमें अक्सरहा लोग ना कोशिश करते हैं कि राम सीता का जो वरमाला डालते हुए जो होता है वो, या फिर राधा और कृष्ण का, अथवा मछली जो होता है, मछली का मिथिला में बहुत ज्यादा महत्व है, मछली जी का। तो मछली का पेंटिंग भी होता है, जो उसको उसको बहुत शुभ माना जाता है, मछली को बहुत शुभ माना जाता है, तो मछली का पेंटिंग बना। तो इसमें कोई ऐसा जिससे कि मतलब शुभ का शुभ प्रतीक हो, जिसे कि देखकर अच्छा लगे, तो इस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है और लोगों को भेंट भी किया जाता है। एक हमारे इधर एक मिथिला पेंटिंग की बड़ी सिद्धहस्त कलाकार हैं, वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। उनका एक पेंटिंग था, अ, जो वो कृष्ण भगवान जो कालिया नाग पर जो फन पर जो हाँ का जो नृत्य करते हैं। वो होता है, हम्म, नृत्य जो उन्होंने किया था, उसका उन्होंने बनाया था पेंटिंग। इतना लाजवाब पेंटिंग था, मुझे लगता है कि शायद उस टाइम में आज से लगभग 5-6 साल पहले, लगभग 15 या 17 लाख में शायद, हाँ 15 या 17 लाख में वो पेंटिंग उनका बिका था। क्या तो माने इतनी लाजवाब, तो सब अपने हिसाब से जिनको जो सब्जेक्ट जो दिमाग में आता है उस हिसाब से बनाते हैं। अब होता क्या है, मिथिला पेंटिंग में मैं कलर की बात करता हूँ। आजकल क्या होता हम्म, है कि आपको बाजार में तरह तरह के कलर मिल जाएंगे, हर एक तरह के कलर मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी जो मतलब उसके प्रति एकदम समर्पित हैं, मिथिला पेंटिंग के प्रति, मधुबनी पेंटिंग के प्रति समर्पित हैं, वो अभी भी खुद से कलर बनाते हैं।
और उस कलर का उपयोग करते हैं। अब अच्छा, अब आप कहिएगा कि कलर किस चीज से बनाते हैं, तो जितने भी जी प्राकृतिक जो पत्तियां होती है, फूल होते हैं, उन सब से अलग अलग कलर वो लोग बनाते हैं। तो पहले तो उसमें मेहनत करते हैं, और फिर मिथिला जी पेंटिंग कितना महीन काम होता है, ये तो पेंटिंग देख के ही आप जान सकती हैं कि उसमें कितना महीन काम होता है। तो वो खुद से कलर बनाते हैं और इसके बाद फिर मिथिला पेंटिंग करते हैं। हालांकि अब कलर बनाने में लोगों को थोड़ी दिक्कत भी होती है, समय भी ज्यादा लगता है, तो बाजार में कलर उपलब्ध है, तो बाजार से ही कलर लाके उसका भी उपयोग करते हैं लोग। लेकिन अभी भी अच्छा, जो ओरिजिनल माने प्राकृतिक रंग से जो मिथिला पेंटिंग बनाई जाती है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। जी तो यही है कि मतलब बाजार से भी कलर लाके बनाते हैं, और खुद से भी कलर बनाते हैं, तो वही जी कलर उसमें प्रयोग होता है। उसका पेपर भी एक अलग तरह से आता है मिथिला पेंटिंग का, शायद आप देखी होंगी, आपके पास होगा तो आप उसका पेपर को आप देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि इसका पेपर भी अलग तरह से होता है। बहुत सारा जी पेपर क्या होता है ना, आप देखिएगा कि अगर इंक थोड़ा सा भी या कलर उस पर थोड़ा सा भी पड़ गया ना, तो वो फैल जाता है। फैल लेकिन जाता वो है। पेपर ना, हाँ, लेकिन वो पेपर स्पेशल होता है कि उस पर जो आप जब आप काम करते हैं तो वो कलर फैलता नहीं है उस पर। ये उस पेपर की खासियत होती है। तो यही है। जी प्रकाश, अ, बहुत इसी तरह। सुंदर जानकारी आपने जी मिथिला पेंटिंग के बारे में दी। मधुबनी पेंटिंग जब हम खरीदते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। कलर चाहे जी जी मार्केट जी से आए हैं या खुद बनाए हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो उसमें काम है, महीन काम है, वो बहुत मेहनत का जी जी काम है। और प्रकाश जी जी, जी जी। मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर हम आपसे एक गीत या गजल सुनते हैं। सच्चिदानंद जी कह रहे हैं, प्रकाश जी की गजल कहने का अंदाज ही निराला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद सर। निर्दोष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, थोड़ा देर से जुड़े हैं। आदरणीय ऋचा मैम जी को सादर प्रणाम, प्रकाश सर को सादर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी कह रहे हैं कि आप दोनों को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। संजीव जी, और आप सब लोगों को यहाँ पर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जुड़ के कार्यक्रम सही देख सही रहे हैं और सही। आगे बढ़ा रहे हैं। और निर्दोष जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम से जुड़े सभी साथियों को सादर प्रणाम। मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है मनोज जी। पूजा जी कह रही है बहुत सुंदर गायकी। प्रणाम मनोज जी। प्रकाश जी को भी नमस्कार कह रहे हैं। पूजा जी कह रही हैं कि पटल पर उपस्थित सभी रचनाकारों को मेरा सादर नमस्कार। संजीव जी कह रहे हैं मधुबनी मिथिला पेंटिंग की विस्तृत जानकारी आज प्राप्त हुई। जी निर्दोष जी कह रहे हैं जी निर्दोष जी, आपको भी देख के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, आप सभी लोगों को देख के। मनोज जी कह रहे हैं जी जी। बहुत, मनोज कामदेव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर शानदार जानकारी दी आपने। विपिन कबटवाल जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर जानकारी शेयर की है आपने। धन्यवाद आपको प्रकाश जी। जी धन्यवाद विपिन जी। जितने आप लोग दर्शक हैं और जो लोग मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनके ही कारण से संभव हो रहा है। पूजा जी कह रही है ज्ञानवर्धक जानकारी। तो अब आप लोगों को मैं जोड़ती हूँ प्रकाश जी की एक रचना से। अब देखिए क्या सुनाते हैं प्रकाश जी हमें। मनोज पाठक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर जानकारी, धन्यवाद जी। जी प्रकाश, स्वागत। जी जी। जी पूजनीय, बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और खासकर मैं बड़ा हैरान नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि ये कार्यक्रम करने से पहले आपने कितना होमवर्क किया है, कि इतने अच्छे अच्छे सवाल आप पूछ रही हैं, और मुझे लगता है कि आपने इस पर कितनी मेहनत की होगी। तो ये भी बड़े ही मतलब खुशी की बात है कि जिसके संबंध में आप मुझे पूछ रही हैं, तो उससे पहले आप उस पर आपने रिसर्च किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो आपको, आपके इस जुनून को, समर्पण को प्रणाम है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। तो एक गजल मैं रखता हूँ, और जी जी, स्वागत है।
देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। कुछ इस तरह से कहा है, देखिएगा कि तेरे हाथों को जब से थामा है, तेरे हाथों को जब से थामा है, बस इतनी बात पे हंगामा है, क्या बात। बस इतनी बात पे हंगामा है। जख्म से दिल सजा लिया मैंने, जख्म से दिल सजा लिया मैंने, दर्द को दिल से अब मिलाना है, दर्द को दिल से अब मिलाना है। अब हकीकत मैं क्या बयान करूं, अब हकीकत मैं क्या बयान करूं, तुम ये समझोगे कि फसाना है, तुम ये समझोगे कि फसाना है। अपने दिल से ही ये समझ जाओ, बतौर खास पेश कर रहा हूं मैं, कि अपने दिल से ही ये समझ जाओ, दिल किसी का नहीं दुखाना है, दिल किसी का नहीं दुखाना है। और गजल का अंतिम शेर कि दर्द को देख चारागर बोला, दर्द को देख चारागर बोला, जख्म तेरा कोई पुराना है, जख्म तेरा कोई पुराना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद उम्दा प्रकाश जी, और आनंद आ गया आपकी गजल सुन के। और मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे लाइव आज आपकी गजल सुन रही हूँ, और वाकई मुझे तो लग रहा है मैं बातचीत कम करूं, गजल ज्यादा सुनूं। लेकिन हमने अपने दर्शकों से ये वादा किया है कि हम जी मधुबनी जी के बारे में भी बताएंगे। जी, मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया जी लेके जी अपनी बातचीत को आगे बढ़ाती हूँ। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं जी जय जी मिथिला जय मैथिली। रंजना जी कह रही है जय मिथिला जय मैथिली कह रही है। पुरोहित विजय शिव प्रसाद जी कह रहे हैं प्रकाश मित्र जी स्वागत है आपका। पूजा जी कह रही हैं स्वागत है आपका। और हमारे साथ वाह 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 कह रही हैं पूजा जी। निर्दोष जी कहते हैं ऋचा मैम जी कि साहित्यिक प्रतिभा जी, मैं बिल्कुल प्रतिभा की धनी नहीं हूँ निर्दोष जी। आपको साहित्य के प्रतिभा के धनी आज हमारे पटल पर दिख रहे हैं। संजीव जी कह रहे हैं वाह क्या बात है। निर्दोष जी वाह वाह कह रहे हैं। पूजा जी कह रही है बस इतनी सी बात पे हंगामा है, बहुत खूब।
और पुरोहित विजय शिव प्रसाद जी कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए, नवीन लोमी जी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। संजीव कुमार जी कह रहे हैं वाह वाह लाजवाब। मनोज पाठक जी कह रहे हैं प्रकाश जी जाते जाते एक गाना सुना के जाना, आपकी अति कृपा होगी। बिल्कुल मनोज जी, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मंच में प्रकाश जी को गाना सुनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। पूजा जी कह रही हैं शानदार प्रस्तुति प्रकाश जी, बहुत शुभकामनाएं। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं गजल बहुत सुंदर लाजवाब। धन्यवाद पूजा जी, आप लोगों के साथ मेरी इतनी एक आत्मीय रिश्ता बन गया है कि मैं संचालन और बिल्कुल ऐसा लगता है आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। संजीव कुमार जी कह रहे हैं शानदार अंदाज। प्रकाश भाई जी, बहादुर सिंह बिश जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। निर्दोष जी कह रहे हैं आदरणीय विजय पुरोहित बिजू सर जी को मैंने लिंक शेयर करके जोड़ लिया, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और संजना चौधरी जी कह रही बहुत खूब भाई। संजीव कुमार जी कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और विजय पुरोहित जी कह रहे हैं वाह 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 बहुत खूब गजब गजब। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं भाई एक बार राष्ट्रभाषा सुना दीजिए, ये मेरे को समझ में नहीं आया है कुछ। विपिन कबटवाल जी कह रहे प्रकाश जी दिल खुश कर दिया जी। और निर्दोष कुमार जी कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और चंदना चौधरी जी कह रही है बहुत बताइए। मैं कोशिश कर रही हूँ सभी की प्रतिक्रिया लूं, अगर कोई प्रतिक्रिया मुझसे छूट जाती है तो माफी चाहूंगी। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं आपकी गजल मन मोह लेती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक गीत भी सुनेंगे प्रकाश जी से। और आशीष जी जो कह रहे हैं प्रकाश जी वो भी हम जरूर सुनेंगे। लेकिन आपसे इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे आज मैं अगर अपने जी नागेश शाह जी एक बहुत बड़े हमारे कुमाऊं के लेखक हैं, बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने हमारी बोली भाषा के लिए। आज मुनि मुझको अब रिपीट देखो जी, जरूर देखिए नागेश शाह जी के लिए की बहुत बढ़िया बातचीत होने लग रहा है मधुबनी बारे में। और प्रकाश जी, जैसे मैं अगर अपने पहाड़ की बात करूं तो पहाड़ में जो युवा है वो पलायन कर रहा है। उसका मुख्य कारण सुख सुविधा या रोजगार की कमी है। जैसे आपने बताया कि मधुबनी से भी लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसा क्या है जबकि बहुत ही समृद्ध माना जाता है मधुबनी जो क्षेत्र है, क्यों युवा बाहर निकल रहा है? देखिए पूजनीय, आपने सवाल बड़ा कठिन किया है, और कठिन भी है और अच्छा भी है। मैं अगर मेरे नजरिए से देखें तो मैं ये कहूँगा कि ये पलायन जो है वो तो बहुत पहले से है, इसमें तो कहीं कोई दुमत नहीं जी है। दूसरी बात है कि ये तो निश्चित है कि रोजगार की कमी है तो लोग बाहर जा रहे हैं। जी लेकिन अभी के समय में मैं प्रॉपर अगर मधुबनी की बात करूं, प्रॉपर अगर मधुबनी अपने जिले की बात करूं, तो आज के समय में ऐसा है कि संसाधन की बहुत सारी कमी है। संसाधन इन द सेंस लोगों की जीविका के लिए। हालांकि जी अगर मैं सच्चे दिल से अगर कहूं तो आज के समय में मधुबनी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, हम लोगों का गांव है, कि बिजली, सड़क, पानी, पानी के मामले में तो वैसे भी हम लोगों को राजा कहा जाता है। हम लोगों के यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है। लेकिन बिजली, सड़क, पानी, इन सब का अभाव न होते हुए भी रोजगार पैदा करने का जो बात है, उसका कहीं से कोई न तो, मैं समझता हूं कि न तो कोई पहल की जा रही है, और न ही आने वाले समय में इसके कुछ आसार भी दिख रहे हैं। हाँ, हाल के दिनों में ये हुई है कि बहुत सारे यहाँ शिक्षकों की जो है शिक्षकों को रोजगार लगा है बिहार सरकार की तरफ से, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन फिर भी माने कहिए कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं, या मध्यम वर्गीय परिवार, इन लोगों के लिए जो इनके जो मतलब जो युवा हैं,
और उनको अभी भी रोजगार की जरूरत है। हालांकि मैं इसका दूसरा पहलू भी ये कहूंगा कि आजकल के समय में हम लोगों की तरफ जो युवक हैं और युवतियां हैं, इन दोनों में भी बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। फ़र्क इसलिए कि युवतियाँ जो हैं, वो उनका पढ़ाई में ना माने बहुत मैं जैसा कि देख रहा हूँ, वो उसके लिए वो सरकार की पहल हो या वो खुद सिंसियर हैं। मैं ये नहीं कहता जी कि इसमें सरकार की भी पहल है और युवतियाँ खुद सिंसियर भी हो रही हैं, तो वो बहुत आगे जा रही हैं। वो बहुत भले ही उनको मधुबनी में रोजगार ना मिले, पढ़ लिख ऐसा ज़रूर लेती हैं इस तरह से कि वो कहीं भी बाहर जाके उनको अच्छा रोजगार मिलता है, अच्छे-अच्छे पदों पर जा रही हैं। लेकिन जो युवक हैं, वो उनका कुछ ढर्रा कहिए, अगर ढर्रा जिसको कहते हैं, वो जो कहिए ना तो वो माने अच्छाई की तरफ बहुत अपवाद हैं, बहुत कम ऐसे युवा हैं, जो अच्छाई की तरफ उनका ध्यान है। तो एक उनका ये भी कारण है कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो वो कहते हैं जी ना कि जो करना चाहे, उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है। तो जी म उ वैसे जो युवा हैं, उन लोगों को भी थोड़ा इस तरफ सोचना चाहिए कि हमको रोज़गार किस तरह से निकालना चाहिए, अपने लिए ढूँढना चाहिए। मिलने से कहते हैं लोग कि भगवान भी मिल जाते हैं। तो है, समस्या है, तो जिसके कारण युवाओं का भी पलायन है और अगर नहीं है तो इसके पीछे कुछ युवा भी मैं कहूँगा कि वो भी दोषी हैं इस मामले में। तो मेरा यही है कहना। अब बाकी और लोगों की जो सोच हो मैं तो नहीं ये नहीं कह सकता। प्रकाश जी, जी, जो मधुबनी क्षेत्र है, एक तो मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है, अगर रोजगार की हम बात करें, जी, स्वरोजगार के। और एक जी, मखाना, जो जी, मखाना जी, उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। तो क्या युवा जी। प्रयास नहीं कर रहा है, या वो अपनी परंपराओं को कहीं भूल चुका है, रीति रिवाज को? ऐसा कुछ है वहां भी जी, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में इस तरह की बातें हमको देखने सुनने को मिलती है। क्या आप लोग भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ऐसा है कि मैं हम तो बड़े ही गर्व से कहते हैं कि मिथिला का जो रीति-रिवाज है, वो अपने आप में गौरव का विषय है। लोग इसे जो जी समझें, लेकिन रीति-रिवाज और परंपरा से ख़ास करके युवक और इसमें मैं युवतियों का भी इस शब्द का भी प्रयोग करूँगा, अपने पारंपरिक जो रीति-रिवाज होते हैं, उससे बहुत ही दूर जा रहे हैं। बहुत दूर जा रहे हैं इससे। ख़ास करके मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे जितने भी मैथिल भाई-बहन हैं, सुन रहे होंगे, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ और माफ़ी भी माँगता हूँ कि आजकल देखा जा रहा है जैसे कि पहले आपने मखाना पर मैं आपको बताता हूँ। मखाना जो है मधुबनी क्षेत्र का बहुत ही बहुमूल्य जी चीज़ है जिसका उत्पादन होता है। हाँ, और यहाँ आप देखिएगा ख़ासकर मधुबनी में देखिएगा कि हर एक घर के आगे आपको तालाब नज़र आएगा। आप कभी ऐसा मौका लगे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कभी आएँ मधुबनी, हमारे यहाँ रुकें और देखें, बहुत सारे देखने की चीज़ें हैं। तो हमारा जो घर है, मेरा जो घर है, वो उसके जो पीछे वाला जो बरामदा है, उस बरामदे से आप नीचे उतरिएगा तो आपको तालाब मिलेगा। तो जी हर एक घर के आगे आपको तालाब मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। लेकिन मखाना की खेती भी जो है, जो लोग हैं, जो जिसको इधर हम लोग मल्लाह कहते हैं, वो लोग करते हैं, खेती करते हैं मखाना का। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना इसमें थोड़ी-सी कमी आई है। इसलिए कमी आई है कि बारिश ना होने के कारण और अगर बारिश होती भी है तो समय पर बारिश नहीं हुई, जिसके कारण मखाना उत्पादन में थोड़ी कमी आ रही है क्योंकि मखाना उत्पादन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी आप पानी दे के आपने मखाना आपने बो दिया, लेकिन अगर पानी धीरे-धीरे उसका सूखता जाएगा तो मखाना का पत्ता भी सड़ता जाएगा। उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है उसमें थोड़ी-सी कमी आई है।
तो एक तो ये मखाने की बात हो गई। दूसरी बात आपने कहा रीत रिवाज और पारंपरिक जो बातें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों की तरफ क्या होता है कि जब शादी होती है दूल्हा दूल्हे की और दुल्हन की, तो पहले के ज़माने की जो अगर बात करूँगा तब तो आपको हँसी आएगी कि जो दुल्हन जो होती थी उसको इधर कहा जाता था वाइल साड़ी, वाइल। उसको वाइल एक तरह का होता था कुछ, वाइल साड़ी पहनाया जाता था तब उसकी शादी होती थी। जी, और अभी के ज़माने में तो आप देख ही रहे हैं कि वो लहंगा तो ये तो वो तो ख़ैर तो वो सब बिल्कुल। ठीक है, मैं उसका ये नहीं करता हूँ। वक़्त के साथ लोगों को थोड़ा-सा बदलना चाहिए ऐसा, क्योंकि उससे खूबसूरती भी बढ़ती है, क्योंकि दुल्हन जब लहंगे में आती है और वो सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कहीं कोई दूमत नहीं है। लेकिन ख़ास करके मैथिल और मैं हालाँकि ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ख़ासकर मैथिल ब्राह्मण जो हैं, उनके यहाँ जो शादी होती है, तो पहले क्या होता था, लड़का जब शादी के लिए जाता था ना, तो धोती और कुर्ते में जाता था शादी करने के लिए। मैं खुद धोती कुर्ते में गया हूँ शादी करने के लिए। और सर पर जो है, वो एक पाग होता था, पाग कहा जाता है। मिथिला में पाग का बहुत जी, ज़्यादा महत्व है। तो दूल्हे को ना घुनेस, पाग जो होता है ना, पाग अगर आप देखे होंगे, सर्च कीजिएगा तो पाग आपको मिल जाएगा। उस पाग में जो है वो लड़ी लगा रहता है, और लड़ी का जो जी, होता है ना वो डायमंड शेप में उसको बनाया जाता है, वो लड़ी को। हाँ, तो उस हिसाब से जी, उसको घुनेस कहा जाता है। आजकल के लड़के वो घुनेस और धोती कुर्ता पहन के तो खैर जाना छोड़ ही दिए हैं और सोचते भी नहीं है वो लोग। वो शेरवानी पहले, जबकि ये मैथिल ब्राह्मणों का ये रिवाज एकदम नहीं है। अभी जो जी, बड़े-बुजुर्ग होते हैं, वो अभी भी कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, लेकिन अब आजकल के जो लड़के हैं या फिर तो उनको कौन समझाए अपना, ठीक है, बढ़िया है। तो एक ये अच्छा उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता था, वो घुनेस जो होता था, उसके पीछे बड़ा कारण होता था, कि उससे क्या होता था कि चेहरा पूरा दिखता नहीं था। लेकिन दूल्हा जी, जो है उसको वो अपना वो तो देख सकता है सब कुछ, लेकिन उस पर जो झालर जो रहता था ना, तो उसका चेहरा दिखता नहीं था। जी, तो इसका कारण क्या था कि पिछले ज़माने में जो लोग थे, इसलिए बना देते थे कि कहीं दूसरे गाँव जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है शादी करने के लिए, इसको नज़र ना लगे, इसलिए इस तरह का वो बनाया जाता था। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, शादी हुई और उसी के शादी समाप्त हुई, लड़की का वो विदाई हो जाता है। हम लोगों के समय में जी, 4 दिन ससुराल में रहना होता था। कम से कम 4 दिन आपको लगातार ससुराल में रहना होगा, 4 दिन दूल्हा और दुल्हन को नमक नहीं दिया जाता था खाने के लिए। और भले ही आप 4 दिन हैं अपने ससुराल में, लेकिन दुल्हन से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। जिस दिन चौथा दिन होता है, पूरा हो जाता है, उस दिन लड़की से आपकी बातचीत होती है। तो ये सब पहले की बातें थी, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आजकल का समय वो नहीं है, सब इससे दूर भाग रहे हैं। आप जी, तो बस शादी हुई और रात में विदाई। तो इस सब तरह की बहुत सारी परंपराएँ हैं। लोग अगर सामाजिक तौर पर देखें तो हर एक घर के आगे में एक दालान होता था, पूजनीय। जी, दालान होता तो उस दालान पर जो बड़े-बुजुर्ग रहते थे, वो बैठते थे। अभी भी बड़े-बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं है, हैं। लेकिन अब दालान का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि क्या होता था कि वहाँ पर ना कहीं से भी कोई आया तो वहाँ पर बैठा, ये चाचा हैं, ये पापा हैं, ये बड़े भैया हैं, उनके साथ बैठ के बड़ा अदब से और वहाँ पर बातें होती थी। वो लोग अगर घर चले गए तो जो कुछ लोग हैं वो बैठ के कभी-कभार ताश वगैरह भी खेल लेते थे। अब वो सब चीज़ कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ग्रामीण जीवन में थोड़ी बहुत बची हुई है ये बातें, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गई है। तो जो एक सामाजिक जो परिवेश है, उसके जो नियम होते हैं, उसमें भी बहुत बदलाव हुए हैं। लोग फिर भी अपने आप को चाहते हैं, मिलना-जुलना बहुत कम हो गया है। तो ये सब बातें लेकिन एक चीज़ है अभी भी, किसी के यहाँ कोई भी काम हो,
वो शुभ काम हो, किसी बेटी की शादी हो, किसी का बेटे का जन्म हो, मुंडन हो, या भगवान न करे किसी के यहाँ कोई श्राद्ध कर्म की बात होती है, तो उसमें तो मतलब हज़ारों आदमी का भोजन बनता है, ये सब बातें होती है। तो उसमें लेकिन पूरा समाज आपके लिए तत्पर रहेगा। ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है कि ये अभी भी बचा हुआ है, और तब मने मतलब जो घर के लोग होते हैं, जिनके यहाँ वो काम होता है, वो बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं, हमारा समाज हमारे साथ है, हमारा जो भी काम होगा वो बढ़िया से पूरा हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं, कुछ खामी भी है, कुछ खूबी भी है, लेकिन समय के साथ लोग बदलते जा रहे हैं। ये बात है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। और आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक समाज इस दौर से गुजर रहा है। ये समस्या जो है हर एक समाज में उत्पन्न हो रही है कि अपने जो परंपरागत रीत रिवाज या बातें हैं उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, जिसका परिणाम जी, हम आज प्रत्यक्ष रूप से समाज में देख रहे हैं। तो इसके बारे में सोचना हमें पड़ेगा। प्रकाश जी, आप अपना एक गीत कोई हमें सुनाइए, कि उससे पहले मैं थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी, जी, मैं निर्दोष जी गीत मिले। आपकी जी, निर्दोष जी आपकी शर्ट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की इसमें मुझे लगता है खुशबू रची बसी है, इसीलिए कई बार वो तारीफ कर चुके हैं। हेम पांडे जी कह रहे हैं स्वागत है आपका। सुपर फूड कह रहे हैं संजीव जी मखाने को और मखाना लेकर आना कह रहे हैं निर्दोष जी। विजय शिव प्रसाद पुरोहित जी कह रहे हैं निर्दोष जी बिल्कुल सही बात है। और संजीव जी कह रहे हैं प्रकाश जी, इस बार आप गाजियाबाद सम्मेलन में आए तो मधुबनी के विशेष व्यंजन लाइएगा। ये आपके लिए इस कार्यक्रम में आने का एक, अगर आप लाभ कहें या नुकसान कहें, जो भी कहें, वो है कि आपको मधुबनी के व्यंजन अपने मित्रजनों को जरूर टेस्ट कराने हैं। तो हम लोग एक गीत सुन लेते हैं प्रकाश जी से, और उसके बाद थोड़ी देखिए सी गीत। बातचीत करेंगे। जी जी, जी। पूछिए गीत, मुझे एक गीत तो मैंने था मेरे पास, लेकिन वो शायद मुझे मिल नहीं रहा अभी, नहीं तो जी, देखते आप हैं। गजल ही सुना दीजिए, हम आपके कोई, गजल सुनने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, 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 गज़ल तो मैं ज़रूर सुना दूँगा, गज़ल। तो गीत मैं रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे खोजने में हो सकता है समय लग जाए। तो जी जी, गजल सुना दीजिए। जी, जी, मैं एक गज़ल सुनाता हूँ, क्योंकि समय को किल करने से अच्छा है कि एक गज़ल मैं सुना दूँ। तो मैं वही गज़ल सुनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए एक गज़ल सुनाता हूँ पूजनीय, देखिए मुझे लगता है कि स्वागत है जितने स्वागत। लोग हैं उन सबको भी अच्छा लगेगा। जी, जी। जी, कुछ इस तरह से कहा, देखिएगा कि ज़िंदगी बीत गई ज़िंदगी बनाने में, ज़िंदगी बीत गई ज़िंदगी बनाने में, ये कमर झुक गई इस बोझ को उठाने में, ये कमर झुक गई इस बोझ को उठाने में, नींद की राह भी इन आँखों की पथरीली हुई, नींद की राह भी इन आँखों की पथरीली हुई, ख्वाब बिखरे पड़े हैं आने और जाने में, ख्वाब बिखरे पड़े हैं आने और जाने में, उसको इस दिल को तोड़ने में एक पल न लगा, उसको इस दिल को तोड़ने में एक पल न लगा,
एक अरसा लगा था दिल को दिल बनाने में, क्या बात है। एक अरसा लगा था दिल को दिल बनाने में। और ये शेर कि चरागे दिल को भी रोशन मैं अब नहीं करता, चरागे दिल को भी रोशन मैं अब नहीं करता, उनको आता है मजा रोशनी बुझाने में, उनको आता है मजा रोशनी बुझाने में। और आपको समर्पित करता हूं ये शेर, देखिएगा कि वो चूमती है बड़े प्यार से सर को मेरे, वो चूमती है बड़े प्यार से सर को मेरे, है इबादत बहन के पास सर झुकाने में, है इबादत बहन के पास सर झुकाने में। और ये गजल का अंतिम शेर कि वो अगर गैर है तो गैर ही रहे हरदम, वो अगर गैर है तो गैर ही रहे हरदम, मुझे भी शौक नहीं उससे दिल लगाने क्या में, बात है, क्या मुझे बात है। भी शौक नहीं उससे दिल लगाने में। बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन बेहतरीन प्रकाश जी, आपके मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक से बढ़कर एक गजल होती है और बहुत खूबसूरत प्रस्तुति भी आपकी होती है। हमारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जीसी बहुगुणा जी कह रहे हैं वास्तव में मित्रवत ही हैं आप प्रकाश जी, एक ये बहुत बड़ी बात अरे वाह, कही है जी। बहुत बहुत मंजू जी जी। मंजू कुशवाहा जी कहती है स्वागत है भैया। संजीव कुमार जी कहते हैं शानदार मतला भाई जी। और मंजू कुशवाहा जी कह रही वाह खूबसूरत मिसरा। बहादुर सिंह बिस्ट जी कह रहे हैं कि काफिया बहुत खूबसूरत लाए हैं मित्रवत जी। मंजू कुशवाहा जी कह रहे हैं हाँ एक अरसा लगा था दिल को दिल बनाने में। संजीव कुमार जी कह रहे हैं रोशनी बुझाने में। वाह वाह क्या बात है। रंजना चौधरी जी कह रही है क्या बात है बहुत खूब। पंत जी कह रहे हैं बहुत बेहतरीन। मंजू कुशवाहा जी कह रही है क्या बात बहुत खूबसूरत गजल। संजीव जी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत। पुष्पा तिवारी पांडे जी कह रही है बहुत सुंदर। विपिन कबडवाल जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर गजल। और मैं आप सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और हमारा जो एक ये प्रयोग है जी जी अपने जी एक जी अपने प्रदेश अपने लोग अपने क्षेत्र से बाहर निकल के कार्यक्रम करने का वो लगता है मुझे सफल हो रहा है। आशीष चौधरी जी कह रहे हैं लाजवाब भाई। पुरोहित विजय शिव प्रसाद जी कह रहे वाह 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 बहुत खूब। मुझे भी शौक नहीं है उससे दिल लगाने में जी। प्रकाश जी ये बातें अगर हम करते रहे तो ये सिलसिला खत्म होने का तो नाम ही नहीं लेगा और हमारा समय भी लगभग 1.5 घंटे के करीब होने वाला है। तो जी क्यों ना हम जी आज जी के जी। इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि आप एक संदेश जो अपने मधुबनी के क्षेत्र के लोग हैं युवा हैं उन लोगों को अगर देना चाहें और उसके बाद एक और गजल आपसे सुनेंगे तब हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पूजनीय। देखिए मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जितने भी युवा हैं, उन सब से यही कहना है कि संघर्ष से डरना नहीं है। संघर्ष से उनको डरना नहीं है और अपनी मेहनत पर उनको निश्चित रूप से भरोसा रखना है और जितने भी
मन अपने दिल की अच्छाई, अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा उजागर रखना है, किसी का बुरा न सोचें, सबका सम्मान करें, अपने पर भरोसा रखें, तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता है, सफल ज़रूर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब चाहत जो बड़ी-बड़ी चाहतें होती है, वो पूरी ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से जो इसके लिए प्रयास करता है, उसको वो सफलता ज़रूर मिलती है और अपने आप पर भरोसा रखें और दूसरों का सम्मान करें। अपने प्रति अगर ईमानदारी होगी, तो निश्चित है आप दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहेंगे। ये सब बातें हमेशा अपने मन में रखिए, तो ये अगर होगा, तो आप निश्चित रूप से कहीं भी रहेंगे, कभी भी रहेंगे, जब चाहेंगे, तब चाहेंगे, आप सफल निश्चित रूप से होंगे। मेरा यही कहना है, सबसे सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप पर भरोसा रखना, अपने प्रति ईमानदार होना और दूसरों का सम्मान करना। दूसरों के सम्मान में कभी भी कोई कोताही नहीं, भले ही अपने आप पर थोड़ी बहुत छींटा-कसी भी हो जाए, तो उसको बर्दाश्त करना है, लेकिन दूसरे के प्रति सम्मान में कमी नहीं करनी है। मेरा यही कहना है पूजनीय। ल बढ़िया संदेश दिया प्रकाश जी। आपने तो पूरे देश के युवाओं को, हर एक व्यक्ति को ये संदेश दिया। वाक़ई ऐसा होना चाहिए, तब हम एक बढ़िया समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, प्रकाश जी का जीवन संघर्ष, सतत प्रयास, मेहनत और सफलता का एक अनुकरणीय उदाहरण है। उसके बारे में भी हम कभी कुछ बात करेंगे। तो निर्दोष जी कह रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। पुरोहित विजय शिव प्रसाद जी कह रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है एक नई गजल सुनाने में। संजीव कुमार जी कह रहे हैं, कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रिचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते प्रकाश जी से एक और गजल सुन लेते हैं। स्वागत है प्रकाश। जी, जी पूजनीय, एक गज़ल सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये गज़ल मैंने वही जो अभी निर्दोष भाई हैं, तो जब इन लोगों ने वहाँ पर बरेली में एक मुशायरा करवाया था इन लोगों जी ने, तो वहाँ मुझे भी बुलाया था इन लोगों ने, तो मैं भी वहाँ गया था, बरेली पहुँचा था मधुबनी से। तो वहीं पर ये गज़ल मैंने कही थी, तो यहाँ वो गज़ल मैं प्रस्तुत करता हूँ। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। वहाँ पर मुझे काफ़ी दाद मिली थी इस गज़ल पर, तो मैं वही सुनाता हूँ। देखिएगा, बहुत अच्छी मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा आप सभी को। कुछ इस तरह से कहा है, देखिए कि ये जो सर को झुका के बैठे हैं, ये जो सर को झुका के बैठे हैं, यही मुझको सता के बैठे हैं, यही मुझको सता के बैठे हैं। और शेर देखें कि वो हैं अपने गुरूर दौलत में, वो हैं अपने गुरूर दौलत में, हम तो दुनिया लुटा के बैठे हैं, क्या कहने, हम तो क्या कहने। दुनिया लुटा के बैठे हैं। और ये शेर बतौर खास कि तुम अंधेरों से क्या डराओगे, तुम अंधेरों से क्या डराओगे, हम तो सूरज उगा के बैठे हैं, हम तो शानदार। सूरज उगा के बैठे हैं, मेरी किस्मत जरूर बदलेगी,
मेरी किस्मत जरूर बदलेगी, पास हम भी खुदा के बैठे हैं, पास हम भी खुदा के बैठे हैं। और गजल का अंतिम शेर कि बेवफाई है जिनकी फितरत में, बेवफाई है जिनकी फितरत में, अपना चेहरा छुपा के बैठे हैं, अपना चेहरा छुपा के बैठे हैं। बहुत बहुत आभार पूजनीय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गजल और कमाल के शेर, मैं क्या कहूँ प्रकाश जी, मैं तो पहले से ही कायल हूँ आपकी गजलों की, और आज तो आपने शमा ही बांध दिया। और कार्यक्रम लग जी, रहा है कि बहुत यूं बहुत ही धन्यवाद। चलता रहे, लेकिन पाबंदी है समय की, लेकिन जरूर हम कोशिश करेंगे जी 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 फिर कभी दोबारा जी प्रकाश जी जी। को इस मंच पर हम बुलाएं और उनकी और भी गजलें सुने। लेकिन प्रतिक्रिया ले लूं मैं जाने से पहले। मंजू कुशवाहा जी कहती हैं वाह बहुत खूब। पुरोहित विजय शिव प्रसाद जी कहते हैं हम भी तो कुछ बता के बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लिखा आपने। गजल के साथ बड़ी अच्छी तुकबंदी की है। निर्दोष कुमार जी कह रहे हैं कि इस गजल में पूरा बरेली झूम गया, और आज हमने इसीलिए ये गजल इस मंच से हम लेके आए हैं ताकि आप एक बार और उन्हीं क्षणों को याद कर सकें। हमारे साथ ललित मोहन जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। वाह वाह कह रहे हैं। विपिन कबटवाल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा आज आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का तो पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल, मुझे भी नहीं। जी कह रहे हैं पास हम भी खुदा के बैठे हैं। ललित मोहन जोशी जी कह रहे हैं वाह क्या कहने। और विजय शिव प्रसाद जी कह रहे हैं वाह वाह भाई। ललित मोहन जी कह रहे हैं वाह वाह। रंजना चौधरी जी कह रही है वाह वाह बहुत सुंदर गजल। पुरोहित शिव प्रसाद जी कह रहे हैं कि क्यों आप उनसे इश्क लगा के बैठे। जी, बहुत ही सुंदर प्रतिक्रिया आज आप सभी ने इस कार्यक्रम में दी, और इस कार्यक्रम को आज आपने सफल बनाया अपनी उपस्थिति से, अपनी प्रतिक्रिया से। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देती हूँ। लगता है प्रकाश जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और प्रकाश जी अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आगे देखेंगे, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी किसी विशेष प्रस्तुति को देना चाहते हैं और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जरूर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करूंगी इस कार्यक्रम में। और प्रकाश जी का भी मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और साथ में बहुत ही खूबसूरत गजलें हम तक पहुंचाने के लिए। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए और इस नए कार्यक्रम की शुरुआत को इतना खूबसूरत बना दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती पूजनीय, मैं तो शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने एक छोटे से मतलब आदमी को आपने इतना मान, इतना प्रतिष्ठा दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मैं तो फिर से एक बार यही कहूँगा कि यहाँ तक पहुँचाने में आपका विशेष हाथ है, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। और बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हैं, और मैं तो खुद मैं तो कहता ही हूँ। तो इसके लिए आपने अपने पटल पर मुझे बुलाया, और इतने अच्छे-अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, खास करके जो दर्शक प पर्दे के उस पार बैठे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं।
तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इतना 1.5 घंटा तक वो हमारे साथ रहे, नहीं तो जी। सब उन लोगों की कृपा है, नहीं तो अगर वो लोग नहीं तो फिर हम लोग क्या, ये बात होती है। तो उन सभी को भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन सभी को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ और आपको भी एक बार पुनः बहुत-बहुत प्रणाम, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपकी विनम्रता है, आप इतना मान-सम्मान देते हैं और आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही महान कार्य है, साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे अपनी लोक संस्कृति के क्षेत्र में हो और आपकी बिटिया को भी बहुत सारी शुभकामनाएँ, उसकी मधुबनी जो कला है वो देश-विदेश तक पहुँचे ये हम आशा करते हैं, कामना करते हैं और सभी जी, जी। दर्शकों से मैं यही कह के विदा लेती हूँ। अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे एक और साहित्यकार से और जानेंगे कुछ और नई बातें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। जी, जी, जी। जी, सभी को बहुत-बहुत प्रणाम, आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम। जी, शुभ